इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज कम्प्लीटेड बाय 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। द वैल्यूएशन, उस दिन वैल्यूएशन कितनी है, 16,75,000। इन्वेंट्री कब की दे रखी है मुझे, ये 10 अप्रैल की दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन्स इन द फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च की पूछी है। यहाँ की इन्वेंट्री पूछी है, यहाँ की दे रखी है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्स कैलकुलेशन वाला। ट्रू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में, ये सेल्स दे रखी है फॉर द नेक्स्ट ईयर दिस अमाउंट। मुझे 31 मार्च से 10 अप्रैल की सेल्स दे रखी है इतना, मार्जिन दे रखा है 1/3 ऑफ कॉस्ट। जब भी 33.33% आता है, मेक श्योर इधर दिख लो, बुक में ही लिख लो, दैट इज इट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या परसेंटेज है, कितना निकालूं, इट इज 1/3। नेक्स्ट आपको परचेजेस दे रखी है फॉर द नेक्स्ट ईयर 90,000 एट लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। परचेजेस दे रखी है आपको, अगर आपको सेल्स दे रखी है तो सेल्स क्या हो जाएगी, एड बैक, और परचेजेस क्या हो जाएगी, लेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड इनटू द इन्वेंट्री एट अ मार्कअप ऑफ ₹3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। आपको एक सेल रिटर्न दे रखा है, कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री, सेल रिटर्न के गुड्स भी ऐड कर रखे हैं मार्कअप प्राइस पे। इसका मतलब अगर मेरे पास सेल प्लस होता है तो सेल रिटर्न माइनस होगा, और ये मार्कअप प्राइस पे, मार्कअप प्राइस का मतलब इस 3,000 के अंदर इसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो मैं इसकी कॉस्ट को हटा दूंगी, या तो आप सेल्स में से नेट ऑफ कर दो, सेल्स दे रखा है इसमें से 3,000 पे हटा दो, और जो क्रक्स आएगा, जो नेट आएगा उसमें से मार्कअप प्राइस हटा देना, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर द इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट सर्टेन इन्वेंट्री वर वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स, जिसका कॉस्टिंग है 11,250, विच शुड बी टेकन एट 5250। कह रहे हैं आपने जब 10 अप्रैल का इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा ना, आपने जब 10 अप्रैल को इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा, तो आपने 10 अप्रैल को ना एक स्लो मूविंग आइटम था जिसका आपने ना इसको 11,250 ले लिया था, इसकी वैल्यू 11,250 ले ली थी, ठीक है। कहता है वो एक्चुअली में ना इतनी होनी चाहिए, इसका मतलब आपने अपनी इन्वेंट्री को ओवर वैल्यूड करके दिखा रखा है। वो कह रहा है 500-250 होनी चाहिए, आपने दिखा रखी है 11,250, तो मेरे को इसके डिफरेंस अमाउंट को उसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट, उसका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इसके रिमेनिंग अमाउंट कितना आता है ये बताओ, कैलकुलेशन करके 11,250 माइनस 5250, 6,000। कैलकुलेटर ने काम करना बंद कर दिया शायद, है जी। चलो ठीक है, एक थी ये एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा है ड्यू टू हैवी फ्लड्स सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date. As a result, customer refused to take the delivery and the net realizable value of those goods are estimated as 12,500। आपने अपनी इन्वेंट्री में गुड्स की कॉस्टिंग 15,000 आपको रिसीव्ड हुए, आपने एक बंदे को बेचने थे, 15,500 के गुड्स रिसीव्ड हुए, ठीक है। आज उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, सिर्फ 12,500 मिल रही है। उस सामने वाले ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया, अगर आज इस 15,500 को मार्केट में बेचने जाओगे तो सिर्फ इतना ही अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब हमेशा हमेशा हमारी इन्वेंट्री 15,500 अगर उसकी कॉस्ट है और एनआरवी 12,500 है, तो विच एवर इज लेस पे बुक होगी, मतलब 12,500 पे बुक होगी। और आपने इन्वेंट्री को बुक कितने का कर रखा है,
15,500 का, तो बुक कितने का करना है, 12,500 का। तो इसका मतलब इसके डिफरेंस अमाउंट से अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो 15,500 माइनस 12,500 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 3,000 रुपीज। तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट। बात समझ में आ गई क्या क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को करके आओगे घर से, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सेल्स दे रखी थी आपको पता है, आपको क्वेश्चन में परचेजेस दे रखी है, कहाँ गए परचेजेस, ये भी आपको पता है, आपको क्वेश्चन में सेल रिटर्न दे रखा है, ये नेट ऑफ कर लोगे। फिर दो एडजस्टमेंट दे रखी थी, एक ये वाली रिडक्शन करने वाली वैल्यू का, एक ये दे रखा था डिफॉल्ट का। ठीक है, हाँ जी, टोटल में से भी कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, नेट इफेक्ट विल बी सेम। तो ये आपका होमवर्क है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन करके आओगे। प्लस एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है मुझे, और वो भी घर से करके आना। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है हनुमान का, और उसका नेट प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपए। अभी तक आसान हो गए क्वेश्चन, ठीक है, 6 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, कह रहा है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च की दे रखी है। मुझे निकालना क्या है, आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है 31 मार्च का, और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है, आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। स्क्रूटनी हुई तो आपको सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन मिली, कुछ गलत हुआ कुछ सही हुआ, ये वाला क्वेश्चन है। मतलब बेसिकली ये इस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, आप अपने नेट प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हो। आपने प्रॉफिट ऑलरेडी 6 लाख रुपए बुक कर रखा है, मुझे बताओ परचेज, अभी आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है नेट प्रॉफिट में। जब मैं नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर रही हूँ आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाती हूँ, जो कि ऑलरेडी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करके आए हैं, करेक्ट। तो अब मुझे क्वेश्चन ने बोला देख, परचेजेस फॉर द ईयर 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ऑफ द शॉप। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एडजस्टमेंट नहीं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है आपने परचेजेस के अंदर ना आपकी 15,000 की परचेजेस इंक्लूडेड है, जो कि एक्चुअली वो फिटिंग्स का खर्चा था। तो ये था क्या, मतलब मेरा एसेट है ना, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपने कराई, आपका एसेट था, आपने उसको खर्चे में इंक्लूड कर दिया। भाई अगर तुमने खर्चे में इंक्लूड कर दिया तो आपका हो क्या रहा होगा, नेट प्रॉफिट भाई रिड्यूस होके आ रहा होगा, कम होके आ रहा होगा। और इस नेट प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करूं, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा भाई। 15,000 से प्रॉफिट बढ़ाऊंगी तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट का फिगर दे रखा है 6 लाख रुपए, ठीक है, ये प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है या कम करना है, 15,000 से इंक्रीज करना है। ये समझ में आया इंक्रीज क्यों करना है, समझ में आया केशव? बाय परचेजेस रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है ना, अमाउंटिंग 15,000। तेरा बिजनेस है, तूने कोई खर्चा करा, 15,000 का तूने सामान लिया, ठीक है। अगर तू 15,000 का तूने सामान लिया तो तूने एक्सपेंसिव साइड में डाल दिया, यहाँ पर इसे 15,000 पे डाल दिया। फिर तुझे गलती से पता चला, स्क्रूटनी करने बुक्स का जांच पड़ताल करने के लिए ऑडिटर्स आए, तो उन्होंने बोला अरे भाई ये 15,000 का खर्चा क्यों डाला है तूने P&L में, ये तो एसेट है, एसेट मस्ट बी वेंट इनटू बैलेंस शीट। देखना अगर मैं खर्चा करती हूँ तो एंट्री क्या करती हूँ, ऐसे देखना है, रेक्टिफिकेशन अभी करके आए हैं हम। खर्चा एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस टू बैंक, और ये खर्चा कहाँ जाएगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर यही आपने खर्चा नहीं करा, एसेट खरीदी है, तो भी आप क्या करोगे, पैसा तो जा रहा है एसेट टू बैंक,
हो ये भी डेबिट रहा है, हो ये भी डेबिट रहा है, लेकिन ये जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा, और ये खर्चा है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कह रहा भाई गलती से खर्चा मान लिया आपने, था तो ये एसेट, अगर गलती से खर्चा माना तो मैंने अगर यहाँ पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा 15,000 का डाल रखा है, तो मतलब मेरे प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे, 15,000 से आ रहे होंगे कम, और उसको ठीक करने के लिए क्या करूं, 15,000 का प्रॉफिट से प्रॉफिट को बढ़ा दिया जाए। ये है क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। समझा? सिमिलरली उसने उसके बाद क्या बोला, यही प्रॉफिट से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर बोला है हनुमान ने ना गुड्स भेजे थे फ्री सैंपल पे। अरे भाई उसने तो कोई एंट्री नहीं करी, गुड्स फ्री सैंपल पे भेजते हो तो एंट्री क्या करते हो, रेक्टिफिकेशन चल रहा है यहाँ पर, ये तो चल ही नहीं रहा। परचेजेस, भैया खर्चा डाल दो, परचेजेस भी डाल दो, खर्चा डालना था, परचेजेस कम करनी थी, एंट्री नहीं करी तो एंट्री कर दो। ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एब्सोल्युटली गुड, प्रॉफिट में फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस देखो खर्चा था, खर्चे का अमाउंट कितना है, 40,000 खर्चे का एक्सपेंस है और 2 परचेजेस है 40,000। यहाँ से मेरा ये खर्चा कम हुआ, यहाँ से मेरा ये खर्चा एक आया और ये खर्चा कम हुआ, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, लेकिन ये मेरे को एडजस्टमेंट दे रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर भी 40,000 रुपये बढ़ा के भी दिखा दूंगी और 40,000 रुपये घटा कर भी दिखा दूंगी। अल्टीमेट इफेक्ट विल बी नील। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अगर स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं करा, इसका मतलब आपने क्रेडिट साइड ऑफ P&L में दिखाया नहीं स्टॉक, तो मुझे दिखाना पड़ेगा और उससे मेरा प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मैं P&L एडजस्टमेंट साइड की कौन सी साइड पे लिखूंगी, वेरी गुड, क्रेडिट साइड पे लिखूंगी। क्लियर? कह रहे इन मार्च 2022 गुड्स 2 लाख के सोल्ड कर दिए एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। अरे बाप रे बाप, आपने अप्रैल की सेल्स में उसको कंसिडर कर लिया। गुड्स बिके कब, आज बिके, तो आज की सेल्स में इंक्लूड करेंगे तो 2 लाख से प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, तो 2 लाख भी मेरे क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। राइट? फिर उसने क्या बोला नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग विद सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट अ मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। अप्रूवल आई है अप्रैल में और सेल मान ली थी मार्च की। भाई गलती कर दी ना तूने, तो गलती कर दी ना। सेल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है, आपने जब अप्रूवल आएगी तभी सेल्स मानोगे। 2 अप्रूवल आई है अप्रैल में, तो ये अप्रैल की सेल्स है, आपने गलती से मार्च की सेल ले ली थी तो सेल हटानी पड़ेगी, लेकिन ये आपको कॉस्टिंग दे रखी है, इस कॉस्टिंग से तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो मेरे P&L की क्रेडिट साइड में स्टॉक बढ़ा दूं कॉस्ट वैल्यू से और सेल घटा दूंगी, तो सेल घटा दूंगी तो 75,000 के अंदर कॉस्ट मार्जिन ऐड होगा, 1/3 कॉस्ट का है तो मार्जिन विल बी 25,000, तो 1 लाख आपका सेल्स में से घट जाएगा, बोले तो डेबिट साइड, और आपका 75,000 सा का स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। तो मैं कर क्या रही हूँ, मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रही हूँ, स्टॉक तो निकाल ही नहीं रही वैल्यू, और बस लास्ट में स्टॉक निकालना है, तो 75,000 का स्टॉक ऐड हो जाएगा ये वाला आपके क्लोजिंग स्टॉक में, और एक स्टॉक आपने जो कि इंक्लूड नहीं करा था 2.5 लाख का, ये ऐड हो जाएगा और एक 75,000 ऐड हो जाएगा आपके इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में। राइट? सही है? भागने की लगी हुई है सबको।